हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सीपी यादव क्लासेस हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिट 8 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज पे डिस्कशन किया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य पर। मौलिक कर्तव्य का इम्पोर्टेंस आप लोग पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखकर समझ ही गए होंगे, और डीपीएसपी का इम्पोर्टेंस भी आप लोग अच्छे से समझते हैं। ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग आने की संभावना बनी रहती है और आते भी हैं। विशेषकर सोशल वर्क में तो एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक पे आने से पहले हम आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी शेयर करेंगे हमारी टीम और हमारी जो पैकेज हैं उसके बारे में। आपको काजल मैम वुमेन स्टडी पढ़ाएंगे और कविता साहू मैम म्यूजिकल पेपर वन के लिए पढ़ाएंगे, और सीपी यादव सर आपको पेपर टू पढ़ाएंगे सोशल वर्क बायलैंग्वेज, और मैं आपको हिंदी में जो है पेपर टू पढ़ाऊंगा सोशल वर्क। ओके, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप यहाँ से फ़ोन के थ्रू और ईमेल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से तो कैंसिल हो गया है। तो एक नए जोश के साथ हमें तैयारी स्टार्ट करनी है। जो बच्चे पिछली बार नहीं ज्वाइन किए थे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एक महीने तो री एग्ज़ाम होने में लगभग लगेगा ही। क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें इंस्टाग्राम, यहाँ पे जो अपडेट्स होती हैं शेयर की जाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेकंड प्लेटफॉर्म है फेसबुक एंड टेलीग्राम। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको करंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन से अवगत कराते हैं, रूबरू कराते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। वीडियो को देखें तो अपने व्यू कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बेहतरीन क्लास का और यूट्यूब चैनल पर हमारे अवेलेबल अन्य बेहतरीन क्लास का लाभ मिल सके। चैनल को लाइक भी करें और विभिन्न प्रकार के रिव्यू जो है कमेंट के माध्यम से शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन शेयर की। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हमने बताया, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये हमारे यूनिट 8 से रिलेटेड है। कौन सी यूनिट से? यूनिट 8 से। यूनिट 8 में हम भारत का संविधान, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और समाज का अभ्यास, ये सारी चीजें यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की जाती है। भारतीय संविधान में आपको पता है 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। विभिन्न भागों में विभिन्न अनुच्छेदों को रखा गया है, और भाग 4A की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के रूप में। आज हम यहाँ पर भाग 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे की पूरक के रूप में देखे जाते हैं। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आइए देखते हैं कि कौन सी प्रेरणाएं हैं जो नीति निर्देशक तत्व सरकार को देते हैं। विशेषकर जब पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, तब हमें नीति निर्देशक तत्वों की तरफ जो है ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि आप नाम से ही समझ सकते हैं नीति के निर्देशक। ठीक है,
तो राज्य जब नीतियाँ बनाता है तो एक हिसाब से ये निर्देश होते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करें तो हमारे जो संविधान सभा सदस्य थे केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में कहा, क्या कहा कि जो डीपीएसपी है वो एक ऐसे चेक की भांति है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अभी हम समझेंगे सारी चीजें, ऐसा इस कथन का क्या संदर्भ है और इस कथन का क्या रेलेवेंस है, अभी समझेंगे उन चीजों को। उससे पहले एक कथन और जो हमारे संविधान सभा के सदस्य ही है, भारतीय संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया, तो इसमें से एक संविधान सभा सदस्य थे नसीरुद्दीन। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी 9 वर्ष की शुभकामनाएं, क्या है, 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं। तो इस तरह की जो है टिप्पणियां राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में की गई हैं, उन्हें हमें समझना है। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं तथा फेबियन समाजवाद कहा। विभिन्न प्रकार की जो टिप्पणियां हैं उनको भी समझेंगे। विभिन्न प्रकार के थिंकर्स ने बहुत ही तरह तरह की रिलेवेंस और विभिन्न प्रकार की क्रिटिसाइज करने वाली टिप्पणियां नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में की। डॉक्टर अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण माना और कहा कि ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। समझेंगे हम अभी कि आर्थिक लोकतंत्र का निर्देश कहाँ पर दिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी के बारे में कहा कि ये सामाजिक क्रांति लाने में सहायक है। तो इस प्रकार की विभिन्न जो है टिप्पणियां डीपीएसपी के संदर्भ में की गई हैं और हम उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान से संबंधित है, जो कि संविधान के भाग 4 में निहित है। हमने बताया आपको कि संविधान में टोटल 22 भाग हैं और उन 22 भागों के क्रम में जो चौथा क्रम है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। संविधान की विशेषता 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ली गई थी और आयरलैंड के संविधान में ये विशेषता स्पेन के संविधान से ली गई थी। ये नीति निषेध सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए एक निर्देश का कार्य करते हैं, निर्देश देते हैं सरकार को, भारत सरकार को या जिस भी देश के संविधान में नीति तत्व है उस देश के जो है सरकार को ये एक हिसाब से राह दिखाते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं कि आप जब नीतियां बनाएंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, निर्देश है, हिदायत है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को समझना है, आगे हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ये भारत को एक कल्याण के राज्य के रूप में विकसित करने के लिए, ऐसे राज्य के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए राज्य के लिए एक प्रकार के निर्देश है या हिदायत। अनुच्छेद 36 राज्य का अर्थ इसमें बताया गया है। राज्य का अर्थ वही है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में कहा गया है। क्या कहा गया है 12 में? तो 12 में बताया गया है कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिकाओं के अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश में अन्य सभी लोक प्राधिकरण इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि जनरली अगर कम शब्दों में समझे तो केंद्र और राज्य सरकार और उसके विभिन्न प्राधिकरण, उसके विभिन्न अंगों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 37 के बारे में। तो अगर हमें याद करना है अनुच्छेद 36, तो इसमें सिंपल आप इतना याद रखो कि ये जो है डीपीएसपी के बारे में बात करता है और डीपीएसपी के बारे में ये अनुच्छेद 36 में वही बातें कही गई हैं जो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, अनुच्छेद 37 थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत अदालत में न्याय संगत नहीं है लेकिन राज्य के शासन के लिए मौलिक है। यानी कि अदालत में अगर इनका पालन नहीं होता है तो हम अदालत में तो नहीं जा सकते, लेकिन ये मौलिक है, फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, मौलिक है, मूल है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा और विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, जब सरकार विधियां बनाती है, नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है,
ठीक है, सभी वर्ग के लिए या किसी स्पेशल वर्ग के लिए, तो हमें यहाँ से जो है राज्य को यहाँ से निर्देश मिलते हैं। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं है, लेकिन जो है दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? समाजवादी हैं, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत। समाजवादी जो इसमें वो है नीति निषेधक तत्व, तो समाजवाद से संबंधित है, उस तरह के जो है बातें करते हैं। गांधीवादी जो नीति निषेधक सिद्धांत है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, और उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत जो है उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। आइए एक एक करके देखते हैं और उनके महत्व को समझते हैं। ये सभी आर्टिकल्स जो यहाँ पर डिस्कस होंगे नीति निषेधक सिद्धांत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें इन्हें अच्छे से याद करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है इसमें। इन सिद्धांतों को समाजवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। किसके लिए? लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के लिए, जिनका लक्ष्य होता है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ पर आपको सामाजिक और आर्थिक दो शब्द मिलेंगे। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात इसमें की जाती है, राजनीतिक न्याय की बात संविधान में विभिन्न जो है संदर्भ में की गई है। ठीक है, विशेषकर मूल अधिकार में हम देख सकते हैं उन सब चीजों को। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो हो गया समाजवादी सिद्धांत की डिफिनेशन के बारे में कि समाजवादी सिद्धांत क्या है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 से दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहा गया ये राज्य को ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाने जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और राष्ट्रीय जीवन की उन सभी संस्थाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश देता है जो लोगों के कल्याण के लिए है। यानी ऐसे निर्देश और प्रावधान करने की ये एक हिसाब से बात करता है जो कैसे हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमें याद रखना है इसमें दो तीन चीजें। इसके बाद जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो है 38(2). ये राज्य को निर्देश देता है कि जो आय में असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करें। ये केवल कुछ विशेष लोगों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों समूह के बीच में जो है अवसरों की समानता, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। 39 राज्य को कुछ अनुसरणीय नीति तत्व के बारे में बात करता है, जिसमें अभी इस बार देखो जो एग्जाम हुआ है, अभी जो कैंसिल हो गया है, उसमें यहीं से प्रश्न आया था। ये सारे 39A स्मॉल, 39D स्मॉल और 39A कैपिटल ये सब दिए गए थे, मैथ्स के फॉर्म में पूछा गया था। तो 39A स्मॉल ए को हम देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं? नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि जो रोजगार का अधिकार होगा, जीवन यापन का अधिकार होगा, वो महिला और पुरुष को समान होगा। इसके बाद 39B में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाएगा ताकि आम हित की पूर्ति हो सके। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्थिक प्रणाली इस तरीके से संरचित होगी कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो, यानी कि सभी संसाधन किसी एक ही व्यक्ति के पास न हो, संसाधन इस हिसाब से संचालित हो जिससे सभी को फायदा हो। आर्थिक प्रणाली इस तरीके से संचालित हो जिससे सभी को फायदा हो। ठीक है, ये बात कही गई 39C में। इसके बाद 39D जो इस बार एग्जाम में भी आया था, लैंगिक भेदभाव के बिना पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, अनुच्छेद है। 39E श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कोमल उम्र का मतलब है जो छोटे एज के बच्चे हैं उनकी उम्र का मिस यूज नहीं होना चाहिए। आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक है, आपने देखा होगा विभिन्न कार्यों में छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं,
जो वो कार्य उनके लायक होते भी नहीं, फिर भी उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, उन्हें कोई सहारा करने वाला नहीं होता है, तो उन्हें वो कार्य करने पड़ते हैं। तो इसी पर इस बात के निर्देश इसमें दिए गए हैं कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। हालांकि सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है समाज में देखने को मिलती हैं। तो 39E जो है ऐसा क्या कहता है, कहता है कि नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। कई बार हम देखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं बहुत, वो उस कार्य को करने के लिए उनके शरीर में क्षमता नहीं होती है, वो लगता है कि ये कार्य इनको नहीं करना चाहिए, बट हम लोग देखते हैं कि वो उन कार्यों में लगे होते हैं। इसी प्रकार बच्चों के संदर्भ में हम देखते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल है 39F, बालकों को स्वतंत्र और गर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, तो ये जो है बालकों से संबंधित है, इसको याद रखना आप लोग। 39 कैपिटल ए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। इसकी बात करता है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है, जिसमें आर्थिक या निरोग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और ये आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अभी हम इसके बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब आप सोच लेंगे सर 40 कहाँ चला गया, आर्टिकल 40। तो हम तीन पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। अभी हम समाजवादी पढ़ रहे हैं, गांधीवादी पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 40 आपको मिलेगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 41। राज्य कुछ मामलों में काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार के लिए उपबंध करेगा। यानी कि राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य काम, शिक्षा, इन विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए क्या करेगा, उपबंध करेगा। आप देखते हो जो वृद्ध लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी चलाई जाती है। ठीक है, जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, जैसे स्किल इंडिया मूवमेंट है। और शिक्षा पाने के लिए बच्चों के लिए बहुत प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रावधान जिसमें जो चीज़ें इसमें बताई गई उनसे संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानसिक दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारी शहरों में आप देखते हो एम्बुलेंस की सुविधाएं जो प्रसूति सहायता में लगी होती हैं, गांव में विशेष तौर पे देखने को मिलती हैं। जरा सी जो है इस तरह की जो जरूरत महसूस होती है तो लोग नंबर डायल करके एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। तो ये एक हिसाब से राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं उसी के तहत उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। काम की न्याय संगत और मानसिक दशाएं, ये सब चीज़ों की बात इसमें आर्टिकल 42 में की गई है। यानी कि ऐसी दशाएं होनी चाहिए जहाँ व्यक्ति जो है उसकी जो उसका बैलेंस है शरीर का वो काम करता रहे, उसकी मानसिक दशाएं हों, मानव के लिए उचित दशाएं हों, उन दशाओं में वो काम कर पाएगा। अन्यथा पता चला कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप गर्मी से ही बेहाल हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में काम कैसे कर पाएंगे, या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मौसम जो है प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो फिर उन दशाओं में काम करना कठिन होता है। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो है इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 45 यहाँ पर बात करता है, कहीं आप सोचेंगे सर 44 कहाँ है, तो भी आगे मिलेगा आपको। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। यहाँ पर एक चीज जो है आप लोग याद रखना कि जो आर्टिकल 45 है, ठीक है, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 21A है वो जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बात करता है। इस डिफरेंस को याद रखना। कभी कभी डिफरेंस को लेके लोग सवाल गलत कर देते हैं, बच्चे सवाल गलत कर देते हैं, तो डिफरेंस को याद रखना। वर्ष का डिफरेंस है, दोनों शिक्षा के बारे में है, एक अधिकार है और एक नीति नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे गांधीवादी जो हमारे सिद्धांत है उसके बारे में हम डिस्कशन
करेंगे। ठीक है। तो जो गांधीवादी सिद्धांत थे, ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। कैसी विचारधारा पर आधारित है? गांधीवादी विचारधारा पर। और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। ठीक है। तो गांधी जी का योगदान आप सभी लोग समझते हैं, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। तो उनके जो सपने थे उनको साकार करने के लिए उनके बहुत सारे प्रावधान इसके अंतर्गत जो है रखे गए हैं। गांधी जी का सपना गांव को समृद्ध और खुशहाल देखने का था। गांधी जी कहते थे कि अगर किसी को भारत देखना है तो भारत के गांव को पहले देखें, क्योंकि भारत गांव में बसता है। शहरों में जो चमक होती है और गांव जो होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो जो रियल भारत है वो गांव में है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन गांव को फोकस करके गांधी जी का ग्राम पंचायत के प्रति जो सपना था उसको पूरा भी किया गया। ये त्रेवीं संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो उसको भी हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद हम 43 के बारे में बात करेंगे, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का को बढ़ावा देना। गांधी जी जो थे वो लोगों की जो है रोजगार को लेके काफ़ी चिंतित रहते थे। और गांधी जी इस बात में विश्वास करते थे कि लोगों को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। अब तो दीपो भव, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन भी है। तो जो है जो सोशल वर्क का एक जो है वैल्यू भी है कि व्यक्ति की सहायता ऐसे करो कि अपनी सहायता स्वयं कर सके। तो गांधी जी भी इस बात को मानते थे कि अपनी सहायता वो व्यक्ति को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए कुछ ऐसे उद्योग जो गाँव में हों, जो उस जगह हों जहाँ लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों को रोजगार की ज़रूरत है। गांधी जी स्वयं चरखा चलाते थे। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आर्टिकल 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरे होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की बात करेगा। राज्य प्रयास करेगा कि शिक्षा प्रदान की जाए। आर्टिकल 45 को हमने अभी जो है ऊपर भी पढ़ा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है। तो आप देखते हैं कि आर्टिकल 46 को ध्यान में रखकर बहुत प्रकार के प्रावधान किए गए, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी कि 1989 लाया गया है। साथ ही कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे हैं। ठीक है। अभी हाल ही में एक AWS का आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। उससे पहले 27% OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC ST के लिए उससे पहले आरक्षण का प्रावधान नहीं है, 16% और 7.5%। तो इन जो है 15% और 7.5%। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। हम आगे देखेंगे इसके बारे में फिर से भी। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाता है। हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है जो है मना प्रभावी अधिनियम NDPS एक्ट, जो इस टाइम ये मुझे याद आ रहा है। NDPS एक्ट जो है वो 1985, उससे हम इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं, जो कि नशीले पदार्थों और नशीले जो ड्रग्स होते हैं उनको हैंडल करता है। उनके उपयोग और उनके व्यापार को से संबंधित प्रावधान है उसमें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि हमें कौन सा चीज़ों को, कौन से पेय नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है, ड्रग आदि, ये सब चीज़ें। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही गायों, बछड़ों और दूध देने वाले जो अन्य जानवर होते हैं उनके वध पर रोक लगाने की बात करता है। ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आइए हम आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो नशीले पेय पदार्थ, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है और पोषाहार स्तर को भी ऊंचा उठाने की बात की गई है। आइए आगे देखते हैं। उदारवादी सिद्धांत। इसमें वे सिद्धांत शामिल हैं जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ठीक है।
उदारवाद क्या है इसके बारे में शॉर्ट में ही समझ लो। उदारवाद कम नियमों की बात करता है, ठीक है। लिबरलिज्म उसे कहते हैं। तो ये जो उदारवादी व्यक्ति होते हैं प्रतिबंधों की बात नहीं करते हैं, स्वतंत्रता समानता इस तरह की चीज़ों पर फोकस होता है इनका। तो उदारवादी सिद्धांतों में हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। और जब समान नागरिकता संहिता की बात करते हैं तो हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, संहिता। संहिता का मतलब होता है आचरण के नियम, कि हमें किस प्रकार करना है किसी भी संदर्भ में। तो जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू होती है, चुनाव की आचार संहिता। उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस चुनाव के दौरान हमें कौन से आचरण करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो समान नागरिक संहिता है वो गोवा जो भारत का राज्य है वहाँ पर लागू है, और उत्तराखंड में भी इसको जो है लागू होने की बात चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है आर्टिकल 45, इसके बारे में हमने ऊपर भी बात की है। 49 है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना। जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लाल किला है, कुतुब मीनार है, प्राचीन मंदिर है, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार के जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं विभिन्न जो है चीज़ों से संबंधित, और उनको हमें क्या करना है, उनका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, यानी कि न्यायपालिका अलग हो और कार्यपालिका अलग। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री हमारी विदेश नीति का भी जो है पार्ट है। भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री को बढ़ावा देने की बात की जाती है। इवन हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारी भारत की विदेश नीति बनती है, तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो या तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व में इस बात को निर्देश दिया गया है कि हमारी नीति अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कैसी होगी। तो हमारी नीति ऐसी होगी कि शांति और मैत्री को बढ़ावा दे, ठीक है। हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में हम पड़ोसी फर्स्ट की नीति का पालन कर रहे हैं, ताकि हमारे पड़ोसी जो है नाराज ना हो, और हम पड़ोसियों को हमेशा खुश करने की कोशिश अपनी नीतियों के माध्यम से करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की एक्ट ईस्ट जो है विभिन्न प्रकार की नीतियाँ जो थी उनको फिर से रीमोडिफाई किया गया है। इस तरह की चीज़ें हमारे आर्टिकल 51 से संबंधित है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी जी ने कहा था ये समय युद्ध का नहीं है। इसका मतलब है कि इसका संकेत है कि वो शांति की बात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री की बात अनुच्छेद 51 में की गई है, और जब विदेश से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं तो हम इस आर्टिकल से एक हिसाब से निर्देश लेते हैं। अभी तक हमने जो नीति निर्देशक तत्व आपके साथ डिस्कस किए, वो सारे नीति निर्देशक तत्व में ऐसे नीति निर्देशक तत्व थे कुछ जो बाद में जोड़े गए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें से जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं 1976 में, उसमें से 39F जो बच्चों के शोषण से बचाने और उनको स्वतंत्र और गर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करने की बात करता है। इसके अलावा 39 ए न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए समान अवसर की बात करता है। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भाग लेने के अधिकार की बात करता है। और 48A पर्यावरण, वनों और जंगली जानवरों की रक्षा करने की बात करता है। जब हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ा था तो वहां पर भी हमने प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम जो है कुछ अन्य प्रावधान के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे नीति नैतिक सिद्धांत के संदर्भ में ही है। राज्य के नीति नैतिक जो तत्व हैं, जो सिद्धांत है, उसमें 44वें संविधान संशोधन नियम 1978 द्वारा एक और आर्टिकल जोड़ा गया 38 राज्य व्यक्तियों समूह के बीच आय, स्थित सुविधाओं, अवसरों में असमानता को कम करेगा। तो कैसे कम करेगा, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है।
आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जो है अवसरों में जो असमानता है उसको पूरा किया जा रहा है। जैसे कि हमने एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के आरक्षण के बारे में सुना होगा। तो विभिन्न आरक्षण के माध्यम से हम अवसरों में असमानता को कम करने का प्रयास नीति जो है किया जा रहा है, सरकार कर रही है। राज्य व्यक्ति समूहों के बीच आय, स्थित सुविधाओं और अवसरों में जो असमानता है उसको विभिन्न प्रकार के आरक्षण के माध्यम से या केवल न केवल आरक्षण के माध्यम से, अन्य स्कीमों के माध्यम से, अन्य प्रावधानों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य के नीति निषेध तत्व से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि आज का एग्जाम जो एग्जाम का पैटर्न है आज के टाइम पे वो दिन का दिन बदलता जा रहा है, तो हमें थोड़ा डीप एनालिसिस करना होगा। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। क्या थे ये? संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने इस बात की संस्तुति की कि व्यक्तिगत अधिकार दो श्रेणियों में न्यायोचित और ज्ञानोचित में बांटा जाना चाहिए। यानी कि जो व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत जो व्यक्ति के अधिकार है वो न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए। जिससे इस बात को प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया और इस प्रकार जो न्यायोचित प्रकार वाले अधिकार थे उनको मूल अधिकार में रखा गया और जो गैर न्यायोचित थे उनको जो है भाग 4 में नीति निषेध तत्व के रूप में रखा गया। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि ये भी जो है एक प्रकार के अधिकार है, बस ये न्यायोचित नहीं है। भाग 3 में जो अधिकार है वो न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाग 3 में अगर जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निषेध तत्व के संदर्भ में ये शक्ति प्राप्त नहीं है, इसीलिए हम इनके लिए गैर न्यायोचित शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रकृति में कैसे गैर न्यायोचित है, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 38(2) जो है, अभी आपने उसके बारे में पढ़ा। 38(2) क्या कहता है? 38(2) कहता है कि अवसरों में असमानता को कम करेंगे। इस प्रकार की 46 विभिन्न प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं उनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। समाजवादी जो है समाजवाद को प्रोत्साहित, मतलब जो ये आर्टिकल जो डीपीएसपी है ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी है। ठीक है, और ये सकारात्मक है। राज्य को नीतियां बनाने में इनकी आवश्यकता होती है। तो सरकार जब भी नीतियां बनाती है तो उसे इनकी आवश्यकता होती है, यहाँ से निर्देश लेके ही वो नीतियों को बनाती है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें जो है विभिन्न प्रावधान किए गए उनके क्रियान्वयन से संबंधित, जिसमें हम उन्हें जो है लोगों तक पहुंचा सके। तो राज्य के नीति निषेध तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमने अभी एक पढ़ा, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो जो है ये जो अधिनियम लाया गया है ये उस चीज को कहीं ना कहीं उस चीज को क्रियान्वित करने के संदर्भ में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल या जो अभी आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं डीपीएसपी के, तो यहाँ पर जो मैंने अधिनियम या कुछ योजनाएं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया है, उनका इनडायरेक्टली लिंक बहुत सारी चीज़ों से, बट उनका लिंक जो है डीपीएसपी से भी है। तो एग्जाम्पल से हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में होता है। योजना आयोग का गठन किया गया और इसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो है सरकार ने देश में विकास कार्यों को शुरू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए 1952 में और छोटे छोटे कम्युनिटी बना के विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया, उसके प्रभाव को देखा गया ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके। प्रसूति प्रसुविधा मातृत्व लाभ अधिनियम, हमने अभी आर्टिकल 42 के बारे में पढ़ा डीपीएसपी में, वो इसी से जो इससे रिलेट कर सकते हैं उसको। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, हमने जो बच्चों से संबंधित प्रावधान अभी पढ़े, एकीकृत बाल विकास सेवाओं से उससे हम समझ सकते हैं। उपरोक्त के अलावा
अन्य बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इस यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो है आप लोगों से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं कुछ प्रावधानों को एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी बहुत सारे प्रावधान डीपीएसपी से रिलेट होते हैं और डीपीएसपी को ध्यान में रखकर शुरू किए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, क्योंकि हमारा आर्टिकल 44 जो है वो ग्राम पंचायतों की बात करता है, और गांव में जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ की जो सुविधाओं की कमी होती है, उसको दूर करने के लिए गांव का विकास करने के लिए 1978 में एक योजना आई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आर्टिकल 48A जो है पर्यावरण से संबंधित है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उस चीज को कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए बनाया गया। अन्य भी इसका महत्व है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, बट हम उस चीज को भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, वन नीति भी हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। हमारे मौलिक कर्तव्य में भी इस बात के संकेत दिए गए हैं, और हमारे डीपीएस में भी इस बात की बात की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, हमने आपको आर्टिकल 46 पढ़ाया। ये जो प्रावधान है हम इसको 46 से रिलेट कर सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन, इसको पुनः हम आर्टिकल 40 से रिलेट कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993 में बनाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में बनाई गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बनाया गया। तो अभी आपने आर्टिकल 45 के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद 45 के बारे में, तो बच्चों से संबंधित है। इस प्रकार बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज की है, और इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, इनडायरेक्ट आ सकती है, तो यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करें। अगर चैनल पहली बार है आए हुए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।